welcome in the online classes of Growth Up Education Center. So beta, we are going to continue our lesson second, which is structure of chromosome, cell cycle and cell division. We have already covered two topics, or we can say two classes of this chapter, in which we have discussed about the structure of chromosome. We have discussed about the proper centromere, chromatids and the structure of chromosome, everything about the chromosome. Now in this class we have to discuss some remaining topics of chromosome, and after that we will start cell cycle and cell division, or we will study about the different phases of cell division. तो बेटा ऑलरेडी आपने पढ़ा मेरे साथ क्रोमोसोम के बारे में, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया, सेल क्या होता है, सेल के पार्ट्स क्या होते हैं, सब हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में ही स्टडी कर चुके हैं। और उसका भी एक इंट्रो चैप्टर मैंने आपके लिए सबसे पहले स्टार्ट किया था, जिसमें हमने सेल एंड इंट्रोडक्शन पढ़ा था। अब हम बात कर रहे हैं किस चीज़ की, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम की, सेल साइकिल की और सेल डिवीजन की। स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम भी हम पढ़ चुके हैं, मैंने आपको बताया कि किस तरीके से क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर होता है, सेंट्रोमियर होता है जिसके साथ क्रोमैटिड्स अटैच होते हैं, जो कि पहले स्टार्टिंग में एक क्रोमैटिन फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होता है, पर जब वो सेल साइकिल में एंटर करता है, स्पेशल सेल डिवीजन के जाता है, तब प्रॉपर्ली थिक होता है और क्रोमोसोम लाइक स्ट्रक्चर उसका दिखता है। तो आज हम कुछ रिमेनिंग टॉपिक्स क्रोमोसोम के जो हमारे बचे हैं, लाइक जीन्स, ये सब हम पढ़ेंगे, एंड आफ्टर दैट हम सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन को बेटा स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास को। एंड द फर्स्ट टॉपिक ऑफ टुडे इज जीन्स। आज का सबसे पहला टॉपिक है, ये है जीन्स। जीन्स क्या होते हैं? बेसिकली आपको मैंने बताया कि हमारी बॉडी में एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक जो कैरेक्टरिस्टिक्स जा रहे हैं वो डीएनए की हेल्प से जा रहे हैं। डीएनए इज द हेरिडिटरी मटेरियल, इट कैरीज द कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम फादर और मदर टू ऑफस्प्रिंग, और वी कैन से फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। बट डीएनए में भी बेटा कोई पर्टिकुलर यूनिट होगी जो इस काम को कर रही होगी, जो एक कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में लेके जा रही होगी। तो ये जो छोटी सी यूनिट है जो हेरिडिटरी कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में लेके जाती है, इसी यूनिट को हम कहते हैं बेटा जीन्स। मतलब हम जीन्स को डिफाइन कर सकते हैं एज अ यूनिट ऑफ हेरिडिटी। क्या है बेटा? ये यूनिट ऑफ हेरिडिटी है। दैट मीन्स कि कोई भी कैरेक्टर अगर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा रहा है, तो दैट मीन्स उस जनरेशन का, उस कैरेक्टर के लिए एक पर्टिकुलर जीन होगा, और वो जीन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में बेटा ट्रांसफर होगा। एग्जाम्पल से बात करते हैं। सपोज हम बात कर रहे हैं हाइट की, कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में हाइट जानी है, तो हाइट के लिए एक पर्टिकुलर जीन रिस्पॉन्सिबल होगा। अगर हम बात कर रहे हैं बेटा आई कलर की, आई कलर, तो इसके लिए एक पर्टिकुलर जीन होगा जो रिस्पॉन्सिबल होगा, जिसके पास आई कलर प्रेजेंट होगा। दैट मीन्स हर कैरेक्टरिस्टिक के लिए एक अलग जीन जो है वो प्रेजेंट होता है, जो उस कैरेक्टरिस्टिक को कहां से कहां तक लेके जाता है, पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग उसको लेके जाता है। तो क्या हमने डिस्कस किया? सबसे पहली चीज, इट इज अ यूनिट ऑफ हेरिडिटी, की हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स को ले जाने वाला अगर हम सबसे छोटा यूनिट देखेंगे, तो सबसे छोटा यूनिट बेटा क्या होगा? दैट विल बी जीन ओनली। एंड हर एक कैरेक्टरिस्टिक के लिए एक अलग जीन जो है प्रेजेंट होता है। हाइट के लिए अलग जीन है, आई के कलर के लिए अलग जीन है, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक के लिए डिफरेंट जीन्स जो प्रेजेंट होंगे। एंड जीन्स का काम क्या है कि इन कैरेक्टरिस्टिक को पेरेंट से ऑफस्प्रिंग तक ट्रांसफर करना। और कुछ बातें देखिए, जीन्स आर स्पेसिफिक सीक्वेंसेस ऑफ न्यूक्लियोटाइड। चलिए न्यूक्लियोटाइड वर्ड आ गया, न्यूक्लियोटाइड आप लोग बताएंगे क्या होता है। न्यूक्लियोटाइड याद है सब बच्चों को? न्यूक्लियोटाइड हमने स्टडी किया है, क्या चीज है न्यूक्लियोटाइड, बताएंगे कोई? यस, न्यूक्लियोटाइड के बारे में बात कर देते हैं। 3 स्पेसिफिक चीजों से मिलकर न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन हुआ था। न्यूक्लियोटाइड कौन कौन सी 3 चीजें थी बेटा? सबसे फर्स्ट फॉस्फेट रेडिकल, नंबर सेकंड पेंटोज शुगर, एंड नंबर 5 नाइट्रोजनस बेसिस। नाइट्रोजनस बेस।
ये तीन चीजों से मिलके बेटा क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन होता है। मैंने आपको इस बारे में बताया हुआ है, ठीक है। तो कह रहे जीन्स जो है ये स्पेसिफिक सीक्वेंस है इन्हीं न्यूक्लियोटाइड के, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं बेटा, क्रोमोसोम में प्रेजेंट होते हैं। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर आप लोग को याद है, स्टडी किया है। ये कोई क्रोमोसोम है तो इसे पर्टिकुलर जगह पे एक कैरेक्टरिस्टिक का जीन क्या होगा बेटा, प्रेजेंट होगा। क्रोमोसोम पे अपनी जगह को लेके रखते हैं और है क्या इसमें स्पेसिफिक सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड का। न्यूक्लियोटाइड क्या चीज है, फॉस्फेट रेडिकल, पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजनस बेसेस दैट एनकोड पर्टिकुलर प्रोटीन व्हिच आर एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ सम पर्टिकुलर फीचर ऑफ द बॉडी। जो मैंने आपको बताया कि ये जो जीन होगा ये किसी एक पर्टिकुलर प्रोटीन को फॉर्म करेगा और वो प्रोटीन क्या करेगा, किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को फॉर्म करेगा। जो दैट मीन्स जो बात मैंने आपसे की थी कि एक जीन एक कैरेक्टरिस्टिक के लिए क्या होता है बेटा, रिस्पॉन्सिबल होता है। हर जीन के पास एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट होता है और वो प्रोटीन फॉर्म करता है उसी कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग। एज आई टोल्ड यू दैट प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी। जब भी हमारी बॉडी को फॉर्म होना है, बॉडी के किसी स्ट्रक्चर को फॉर्म होना है, बॉडी किसी कैरेक्टरिस्टिक को फॉर्म होना है, तो उसके लिए हमको क्या चाहिए बेटा, प्रोटीन चाहिए। और ये जीन्स क्या करते हैं, इन प्रोटीन के लिए कोडिंग करते हैं, कोड्स रेडी करते हैं, इन प्रोटीन को बनाते हैं और फिर प्रोटीन से पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक जो है वो बन के फॉर्म होता है। Am I clear? क्या चीज है मैंने एक्सप्लेन की बेटा आपको। ये आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर हमने पढ़ा हुआ है कि किस तरीके से डीएनए जो है खुद को अनवाइंड करता है और हिस्टोन प्रोटीन के साथ बेटा कंबाइंड होके क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। दैट मीन्स जहां जहां डीएनए वहां पे बाइंड होके पहुंचा है वहां वहां क्या पहुंचा होगा, न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस पहुंचे होंगे। क्योंकि डीएनए किस चीज से बनके रेडी होता है, डीएनए रेडी होता है बनके न्यूक्लियोटाइड से, और वही न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस जहां जहां प्रेजेंट होंगे वो स्पेसिफिक जीन को क्रोमोसोम में प्रेजेंट कर रहे होंगे। एम आई क्लियर। तो हमने क्या क्या पढ़ा जीन के बारे में एक बार देख लेंगे। सबसे फर्स्ट पॉइंट हमने देखा दैट जीन इज द यूनिट ऑफ हेरिडिटी। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ठीक। एक और इंपॉर्टेंट चीज, द टर्म जीन वाज कॉइन्ड बाय विलियम बेटसन। विलियम बेटसन नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस चीज का नाम जीन रखा था। अभी आप नेक्स्ट चैप्टर पे जब आएंगे, जब आप फादर ऑफ जेनेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे, मेंडल के बारे में पढ़ेंगे, तो मेंडल स्टार्टिंग में इसको किसी और नाम से पर्टिकुलरली फैक्टर नाम से बुलाते थे, बट बाद में विलियम बेटसन नाम के साइंटिस्ट आए और उन्होंने इसको रिनेम करके इसका नाम क्या रखा बेटा, जीन रखा। तो ये भी एक पॉइंट है, आप याद रख सकते हैं विलियम बेटसन। अदरवाइज इसको हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में जब हम जेनेटिक्स पढ़ेंगे और ज्यादा स्टडी करेंगे जीन के बारे में, तब ये टॉपिक्स आपके वहां पे आएंगे। तो सबसे पहली चीज क्या है बेटा, दिस इज द यूनिट ऑफ हेरिडिटी। सेकेंड थिंग क्या है, स्पेसिफिक सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड के, स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड। पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड के क्या होंगे बेटा, स्पेसिफिक सीक्वेंस वहां पे प्रेजेंट होंगे। न्यूक्लियोटाइड किस चीज से बना है, न्यूक्लियोटाइड बना है फॉस्फेट, पेंटोज एंड नाइट्रोजनस बेस से, और उन तीनों का पर्टिकुलर एक सीक्वेंस होगा जो वहां पे प्रेजेंट होगा। साथ साथ क्या होगा, ये एनकोड करेंगे, एनकोड पर्टिकुलर प्रोटीन। हम प्रोटीन नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे पर्टिकुलर प्रोटीन। क्यों हम पर्टिकुलर प्रोटीन बोल रहे हैं बेटा, क्योंकि ये प्रोटीन किसी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक का है। दैट मीन्स कि जो प्रोटीन होगा वो फॉर्म करेगा किसी पर्टिकुलर फीचर को। पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक हम लिख लेते हैं, समझने में हमारे लिए और अच्छा होगा, पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक को। ओके बेटा, और जीन्स करते क्या है, जीन्स ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। ठीक बेटा, वर्ड किसने कॉइन किया था, द साइंटिस्ट वाज विलियम बेटसन। तो आप ये डेफिनेशन लिख सकते हैं, अदरवाइज आपको समझने के लिए पॉइंट्स में लर्न करना है कि जीन्स पे किस तरीके से आपको 2-3 पॉइंट्स पता हो, तो आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। 5 पॉइंट्स आपके सामने हैं। दैट जीन इज द यूनिट ऑफ हेरिडिटी, जीन हैज स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, जीन एनकोड पर्टिकुलर प्रोटीन एंड दैट प्रोटीन forms the particular characteristic in the next generation, and genes transfer hereditary character from parents to
ऑफस्प्रिंग। ये सारी चीजें आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो दैट इज ऑल अबाउट द जीन। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टॉपिक एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। हम बात कर रहे हैं किस चीज की बेटा? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की। डीएनए के बारे में आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फिंगरप्रिंटिंग क्या चीज होती है? आप कहेंगे मैम फिंगर को प्रिंट कर लिया जाता है और उससे जो है हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं, बट नो दैट इज नॉट करेक्ट। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बेसिकली एक मेथड है, एक टेक्निक है जिससे हम क्या कर सकते हैं, किसी पर्सन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसके न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस के बेसिस पे। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज अ लेबोरेटरी टेक्निक यूज्ड टू डिटरमाइन द probable identity of a person based on the nucleotide sequence of certain regions of the human DNA that are unique to individuals। कह रहे हैं कि जो डीएनए का सीक्वेंस होता है या जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है डीएनए के ऊपर, वो हर ह्यूमन का एक दूसरे से अलग होता है। हम लोग हर किसी का डीएनए अगर हम मैच करेंगे तो उसमें कुछ परसेंट जो चांसेस होंगे वो ये होंगे कि हम लोग का डीएनए आपस में मैच नहीं करेगा, कुछ परसेंट में हम लोग का डीएनए एक दूसरे से अलग होगा। क्यों अलग होता है? बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। जो न्यूक्लियोटाइड का अरेंजमेंट है फॉस्फेट, पेंटोज और नाइट्रोजनस बेस का, ये अरेंजमेंट या सीक्वेंसिंग हर किसी में बेटा कैसी है? डिफरेंट डिफरेंट टाइप की है। और इसी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के बेस पे क्या होता है कि हम पर्सन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये ख्याल जो एक साइंटिस्ट के मन में आया, whose name was एलेक जेफरी के मन में ख्याल आया कि इस टेक्निक को हम यूज कर सकते हैं। जब हर किसी का डीएनए एक दूसरे से अलग है तो हम पर्सन को उसके डीएनए से क्या कर सकते हैं? आइडेंटिफाई कर सकते हैं। प्रोसेस क्या निकाला आइडेंटिफाई करने का? सबसे पहले डीएनए का क्या करेंगे बेटा? एक्सट्रैक्शन करेंगे। डीएनए किसी पर्टिकुलर जिसका भी हमको आइडेंटिफाई करना है उसका डीएनए उसकी बॉडी से एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन होगा। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक एंजाइम होता है जो डीएनए को डाइजेस्ट करने, हम कह सकते हैं कट करने का काम करता है। तो इस एंजाइम की हेल्प से डीएनए को छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में इस तरीके से कट कर लिया जाएगा। अब ये फ्रेगमेंट्स में कट करने के बाद एंजाइम की हेल्प से एक टेक्निक में इसको डाल दिया जाएगा। द टेक्निक विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। एक जेल मीडियम होता है जिसके अंदर इसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जिसमें से कि डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स हैं वो अपने साइज के बेसिस पे डिफरेंट अलग अलग हो जाएंगे, अलग अलग सरफेस पे चले जाएंगे और उसके बाद एक डीएनए मेम्ब्रेन में इनको ट्रांसफर करके रखा जाएगा। इनका हाइब्रिडाइजेशन होगा। फिर एक्सरे की मशीन से हम इसको क्या कर सकते हैं? आइडेंटिफाई कर सकते हैं और देख सकते हैं दो डीएनए को मैच करके कि दो डीएनए जो हमारे पास है अलग अलग वो सेम है या फिर नहीं है। अब इस टेक्निक को यूज करके फायदा क्या है, क्या हम पकड़ सकते हैं, इससे क्या फायदा है? तो ये टेक्निक यूज होती है टू कैच थीव्स, चोरों को पकड़ने के लिए उनकी डीएनए मैच करके किसने चोरी की है, किसने मर्डर किया। आपने बहुत सारे अगर सीआईडी वगैरह देखा होगा तो इस तरीके की टेक्निक्स की बात उस पर होती है, या क्राइम शोज अगर आप लोग देखते हैं तो वहाँ पे बात होती है सारी चीज़ों की कि हाँ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करके हम पता कर सकते हैं कि क्या है बेसिकली कौन चोर है या कौन मर्डरर है। तो थीव्स वगैरह को पकड़ने के लिए एक मेथड को यूज किया जा सकता है। और दूसरा टू आइडेंटिफाई पेरेंट्स। कैसे पेरेंट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं? कोई बच्चा है उसका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या डीएनए हम मैच कर सकते हैं जिसको भी वो क्लेम कर रहा है कि हमारे फादर है या हमारे मदर है। तो ये टेक्निक इन दोनों कामों में यूज होती है, चोरों को पकड़ने के लिए और साथ साथ पेरेंट्स या बच्चों को आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये जो बच्चे हैं ये इन्हीं पेरेंट्स के हैं या नहीं है, या जो पेरेंट हैं ये इसी बच्चे के पेरेंट हैं या फिर नहीं है। इन टेक्निक्स के लिए क्या होता है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को यूज किया जाता है। क्या आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है बट स्टिल आपको पता होना चाहिए। यू आर साइंस स्टूडेंट, कोई डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की बात करें तो आपके यहाँ फिंगर की हेल्प से कर सकते हैं। नो, ऐसा नहीं है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग नाम है तो फिंगर की हेल्प से कर सकते हैं। इसको लिए कोई भी डीएनए किसी भी बॉडी के पार्ट से डीएनए को यूज किया जा सकता है, उसको इस तरीके से ट्रीट किया जाएगा और आइडेंटिफाई किया जाएगा कि दो डीएनए सैंपल्स जो हमारे पास हैं वो सेम है या फिर नहीं है। अगर सेम आता है दैट मीन्स कि मैच कर रहा है, जिस भी चोर को आप पकड़ रहे थे चोर आपको मिल गया है, या पेरेंट्स को या बच्चों को ढूंढ रहे थे पेरेंट्स और बच्चे आपको मिल गए। और अगर मैच नहीं किया तो ये टेक्निक मतलब आपका मैच वहाँ पे सही नहीं है, आपका जो शक है वो गलत है। और इस टेक्निक को लेके कौन आया था? द साइंटिस्ट वाज एलेक जेफरी।
ओके बेटा, दिस इज ऑल अबाउट डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपना टॉपिक, नीड फॉर न्यू सेल्स। कह रहे हैं हमारी बॉडी में, आप कह रहे हो कि सेल डिवीजन होना चाहिए, सेल डिवाइड होते रहना चाहिए, बट क्या जरूरत है सेल डिवीजन की, क्यों ये सेल डिवीजन का प्रोसेस जरूरी है, ऐसा क्या जरूरत पड़ रही है कि सेल डिवीजन हमको करना पड़ रहा है। तो ये सेल डिवीजन का टॉपिक या सेल डिवीजन का प्रोसेस हमारी बॉडी में बहुत एसेंशियल प्रोसेस है, क्योंकि अगर ये प्रोसेस नहीं होगा तो बॉडी की बहुत सारी अदर एक्टिविटीज सही से नहीं हो पाएंगी। कौन सी एक्टिविटीज नहीं हो पाएंगी? सबसे फर्स्ट इज ग्रोथ। कभी भी जब एक ऑर्गेनिज्म को ग्रो करना पड़ता है तो वो ग्रो कैसे कर पाएगा? जब उसकी बॉडी में न्यू सेल्स डेवलप होंगे तभी उसकी बॉडी में ग्रोथ हो पाएगा, नहीं तो एक बेबी जो है उसकी बॉडी के सेल्स अगर जितने हैं उतने के उतने ही बने रहेंगे तो वो कभी ग्रो करके एडल्ट मैन नहीं बन पाएगा, एडल्ट मैन कभी भी नहीं बन पाएगा। अगर एक बेबी को ग्रो करना है, हाइट में बढ़ना है, वेट में बढ़ना है, तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी बेटा क्या है? सबसे ज्यादा जरूरी है कि उसके जो बॉडी के सेल्स हैं वो कंटिन्यूसली क्या हो बेटा? डिवाइड हो। जब सेल्स डिवाइड होंगे तब ये बेबी से एडल्ट फॉर्म में ट्रांसफर हो पाएगा, या उसकी बॉडी में जो हाइट का डेवलपमेंट होना है, जो वेट का डेवलपमेंट होना है, जो उसके बॉडी के अदर पार्ट्स को ग्रो करना है, वो सब पार्ट्स तभी ग्रो कर पाएंगे जब सेल नंबर में वहां पे बढ़ेंगे। और सेल नंबर में कब बढ़ेंगे बेटा? जब प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन अगर होगा, न्यू सेल्स तभी बन के आएंगे। तो न्यू सेल्स हमको चाहिए सबसे पहले ग्रोथ के लिए। सेकेंड थिंग जिसके लिए हमको न्यू सेल्स चाहिए दैट इज रिप्लेसमेंट। ये हमारी बॉडी के बहुत सारे ऐसे सेल्स हैं जो कंटिन्यूसली बेटा रिप्लेस होते रहते हैं, दैट मीन्स पुराने वाले चले जाते हैं और नए वाले आके उनकी जगह ले लेते हैं। दो एग्जाम्पल्स में मैं आपको बताना चाहूंगी। सबसे फर्स्ट स्किन सेल्स एंड सेकेंड आरबीसी। स्किन सेल्स की अगर हम बात करें, हमारे स्किन सेल्स जो है, जो स्किन के एपिडर्मिस पे सेल्स है, ये कंटिन्यूसली एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में रहते हैं। डिफरेंट स्टिमुलस, डिफरेंट फिजिकल चीजें इनको जो है फेस करनी पड़ती है, जिस वजह से कंटिन्यूसली बेटा क्या होते रहते हैं? डिस्ट्रॉय होते रहते हैं, खराब होते रहते हैं। और जब ये खराब होते रहते हैं तो उनकी जगह पे न्यू सेल्स आके इनकी रिप्लेस कर देते हैं, इनकी जगह ले लेते हैं। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हमारी स्किन नहीं रहेगी, स्किन तो हमेशा हमारी बॉडी के ऊपर प्रेजेंट रहेगी, चाहे पुराने सेल्स कितने भी हमारी बॉडी को छोड़ के चले जाएं। तो जब वो पुराने सेल्स रप्चर होते हैं, डैमेज होते हैं, डिस्ट्रॉय होते हैं, तो तुरंत ही न्यू सेल्स आके उनकी जगह को ले लेते हैं और हमारी स्किन को कभी भी कोई हार्म नहीं होता। तो स्किन सेल्स कंटिन्यूसली क्या हो रहे हैं? रिप्लेस हो रहे हैं। सेकेंड जो एग्जाम्पल है बेटा दैट इज ऑफ आरबीसी विच वी कॉल रेड ब्लड सेल्स और रेड ब्लड कॉर्पसेल्स। रेड ब्लड कॉर्पसेल्स क्या काम है रेड ब्लड सेल्स का हमारी बॉडी में? हमारे ब्लड में सेल्स प्रेजेंट होते हैं। काम क्या है इसका? ये हमारी बॉडी में रेस्पिरेटरी गैसेस को ट्रांसफर करते हैं, रेस्पिरेटरी गैसेस को लंग्स से लेके बॉडी पार्ट्स तक लेके जाने का काम ऑक्सीजन को, और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी पार्ट से लाके दोबारा लंग्स तक पहुंचाने का काम, ये काम कौन करता है बेटा? आरबीसी करते हैं। और आरबीसी का ये प्रॉब्लम है कि इनका जो लाइफ साइकिल होता है ये सिर्फ 120 डेज का ही होता है। मतलब एक आरबीसी जो आज बना है वो 120 डेज बाद क्या हो जाएगा बेटा? फिनिश हो जाएगा। तो इसलिए इनको कंटिन्यूसली रिप्लेस करना है, तो इसलिए बोन मैरो में कंटिन्यूसली क्या होता रहता है बेटा? न्यू आरबीसी फॉर्म होते रहते हैं। बोन मैरो में न्यू आरबीसी का फॉर्मेशन कंटिन्यूसली होता रहता है, ताकि जब 120 डेज बाद ये आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाए तो न्यू आरबीसी आके इनकी जगह को ले ले और बॉडी में ब्लड सेल्स की कमी ना हो। और ये जो खराब हो गए हैं 120 डेज बाद, ये कहाँ जाके डेड होते हैं? तो स्प्लीन में ओल्ड आरबीसी जाके डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, या फिर इसको हम कह सकते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ठीक बेटा, तो ये जो बोन मैरो में कंटिन्यूसली न्यू आरबीसी बन रहे हैं, ये कैसे बन रहे हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन ओनली। जब सेल्स डिवाइड हो रहे हैं तब न्यू सेल्स आके उनकी जगह को ले रहे हैं और न्यू सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, तब वो पुराने वालों को आके रिप्लेस कर पाएंगे। तो आरबीसी या फिर स्किन सेल्स ऐसे सेल्स हैं हमारी बॉडी के जो कंटिन्यूसली रिप्लेस किए जाते हैं, पुराने वाले छोड़ के चले जाते हैं और न्यू वाले आके उनकी जगह को ले लेते हैं। नेक्स्ट इज रिपेयर। रिपेयर क्या हो रहा है? हमारी बॉडी में कभी कोई इंजरी हो गई,
कोई इंजरी हो गई, कोई चोट लग गई, कोई फ्रैक्चर हो गया, कोई वाउंड हो गया, तो उस केस में क्या होगा बेटा, ऐसा तो नहीं कोई चोट अगर हमको आज लगी है तो हमेशा हमारी बॉडी में वो चोट बनी रहेगी। टाइम आता है और टाइम के साथ चोट जो होती है, जो इंजरीज होती है बॉडी में, वो हील हो जाती हैं, वो चोटें सही हो जाती हैं। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो टिश्यूज डैमेज हुए हैं, जो टिश्यूज को कोई हार्म हुआ है, जो टिश्यूज खराब हो गए, उनकी जगह न्यू टिश्यूज या न्यू सेल्स आके ले लेते हैं, और जब न्यू सेल्स आके उसको सही करते हैं तो रिपेयर का काम हो जाता है और न्यू सेल्स की रिक्वायरमेंट भी फुलफिल हो जाती है। तो ग्रोथ के लिए, रिप्लेसमेंट के लिए, रिपेयर के लिए। एंड द लास्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज रिप्रोडक्शन। यस, रिप्रोडक्शन के लिए भी सेल डिवीजन होना बहुत जरूरी है। रिप्रोडक्शन के लिए हमको चाहिए होता है सबसे पहले एक मेल गैमीट और दूसरा फीमेल गैमीट। मेल गैमीट बेटा क्या होता है? मेल गैमीट होता है स्पर्म एंड फीमेल गैमीट क्या होता है? फीमेल गैमीट होता है ओवम। और जो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म है या जो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवम है वो सेल डिवीजन ही है। जब सेल डिवाइड होते हैं तब जाके बॉडी में मेल्स के स्पर्म का फॉर्मेशन होता है और फीमेल्स की बॉडी में ओवम का फॉर्मेशन होता है। अगर सेल्स डिवाइड नहीं होंगे तो स्पर्म का या फिर ओवम का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। और जब तक स्पर्म और ओवम फॉर्म नहीं होंगे तब तक क्या नहीं हो सकता? तब तक रिप्रोडक्शन का प्रोसेस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में हमको यही करना है, स्पर्म और ओवम को साथ फर्टिलाइज करना है ताकि फॉर्मेशन कर पाए किसका बेटा? जाइगोट का। जाइगोट जो कि न्यू ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए फर्स्ट सेल होता है, पहला सेल होता है जिससे कोई भी ऑर्गेनिज्म बन के रेडी होता है। चाहे कोई प्लांट बनाना है, चाहे कोई एनिमल बनना है या फिर कोई ह्यूमन बनने, सबकी बॉडी को बनाने के लिए सबसे पहले स्पर्म और ओवम आपस में कंबाइंड होंगे और क्या बनाएंगे? एक जाइगोट को बनाएंगे और फिर वो जाइगोट डेवलप करके किसी भी न्यू ऑर्गेनिज्म को बना पाएगा। बट जाइगोट बनाने के लिए हमको क्या चाहिए? जाइगोट बनाने के लिए चाहिए हमको स्पर्म एंड ओवम। स्पर्म और ओवम कब बनेंगे? तब बनेंगे जब प्रोसेस होगा कौन सा? सेल डिवीजन का। अगर सेल डिवीजन नहीं होगा तो ये स्पर्म और ओवम का फॉर्मेशन भी बेटा क्या होगा? नहीं हो पाएगा। तो दैट मीन्स न्यू सेल्स चाहिए हमको ताकि स्पर्म बन जाए, ओवम बन जाए जो कि एक न्यू सेल होगा और फिर वो कंबाइंड होकर जाइगोट का फॉर्मेशन कर पाए। तो न्यू सेल्स की रिक्वायरमेंट बॉडी में कंटिन्यूसली है। क्यों है? कोई आपसे पूछे व्हाई वी नीड न्यू सेल्स, न्यू सेल्स की रिक्वायरमेंट क्यों है? तो न्यू सेल्स की रिक्वायरमेंट है बॉडी में ग्रोथ के लिए, रिप्लेसमेंट के लिए, रिपेयर के लिए और या फिर रिप्रोडक्शन के लिए। याद कर सकते हैं आप इसको GRRR। क्या है GRR? ग्रोथ, रिपेयर, रिप्लेसमेंट एंड रिप्रोडक्शन। इस टेक्निक से आप अपने चारों प्रोसेस को बहुत अच्छे से लर्न कर सकते हैं। ग्रोथ, रिपेयर, रिप्लेसमेंट एंड रिप्रोडक्शन। वी नीड न्यू सेल्स इन आवर बॉडी फॉर दिस प्रोसेस ओनली। क्लियर बेटा? चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, सेल साइकिल। अब जब बात करें सेल डिवीजन की तो सेल डिवीजन बेसिकली एक पार्ट है सेल की पूरी लाइफ साइकिल का। एक बर्थ से लेके डेथ तक ऑर्गेनिज्म जो अपना पूरा लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है, लाइफ स्पैन या लाइफ साइकिल हम उसको बोलते हैं। बर्थ से लेके बेटा डेथ तक का जो पूरा फेज होता है उसको क्या बोला जाता है? लाइफ साइकिल या फिर लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन। तो सिमिलरली सेल के भी बनने से लेके उसकी डेथ होने तक का जो पूरा टाइम है, जो पूरा फेज है, उसको ही बोला जाता है सेल साइकिल। जब तक एक सेल बन नहीं गया और जब तक उसके बाद वो खत्म होके दूसरे सेल्स बन के रेडी नहीं हो गए, उस पूरे को क्या बोला जाता है? सेल साइकिल ही बोला जाता है। एक और तरीके से इसको देख सकते हैं, डिवाइड, ग्रो, रीडिवाइड। सबसे पहले डिवाइड होकर एक सेल बनता है, फिर वो खुद को ग्रो करता है, साइज में इंक्रीज करता है और वो फिर से खुद को डिवाइड करता है। क्या करेगा? सबसे पहले डिवाइड होकर एक सेल बनेगा। कोई सेल था पहले, वो डिवाइड हुआ और ये नया सेल बन गया। फिर इसने सबसे पहला प्रोसेस क्या किया कि ये डिवाइड हुआ। फिर ये जो डिवाइड सेल हुआ ये अपने आप को क्या करेगा? ग्रो करेगा, साइज और ज्यादा इंक्रीज करेगा। तो सेकंड काम ये हो गया, किसने क्या किया?
ग्रो किया। अब ग्रो करने के बाद फिर से खुद को क्या करेगा, डिवाइड करेगा, मतलब एक तीसरा काम हुआ रीडिवाइड का। तो इस तरीके से तीन चीज इसको करनी पड़ती है, पहले डिवाइड होके खुद बनता है, इसके बाद ये ग्रो करता है और इसके बाद फिर से रीडिवाइड होता है। एक सेल को अपने लाइफ साइकिल में ये तीन काम करने पड़ते हैं और इस पूरे काम को हम क्या बोलते हैं, सेल साइकिल बोलते हैं। तो बेसिकली सेल साइकिल एक सीरीज है इवेंट्स का जो कि लीड करती है सेल को कि वो डुप्लीकेशन कर पाए डीएनए का और आगे जाके दो डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन कर पाए, खुद को अच्छे से डिवाइड कर पाए। क्योंकि अगर वो डुप्लीकेट नहीं करेगा डीएनए को तो किसी एक के पास डीएनए होगा और दूसरे के पास डीएनए होगा ही नहीं। तो सबसे पहली चीज है कि डीएनए को डुप्लीकेट करना है, जो जेनेटिक मटेरियल उसको और ज्यादा बढ़ाना है और फिर उसके बाद बेटा क्या करना है, खुद को डिवाइड कर लेना है ताकि एक सेल से दो सेल बनके रेडी हो जाए। और पूरा काम जो लगता है एक सेल से दो सेल बनाने के लिए, उस पूरे सीरीज ऑफ इवेंट को क्या कहा जाता है, सेल साइकिल कहा जाता है। अब क्योंकि बहुत बड़ा फेज है, बहुत बड़ा इवेंट है, बहुत सारी चीजें इसके अंदर होती हैं, तो सबसे पहले इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। द फर्स्ट पार्ट इज इंटरफेज एंड द सेकेंड पार्ट इज एम फेज। एम फेज इज सिंपली हम इसको बोल सकते हैं माइटोसिस। ठीक बेटा, दो फेजेस है, फर्स्ट पार्ट है इंटरफेज और सेकेंड पार्ट है एम फेज। इंटरफेज वो पार्ट है जिसमें सेल बेटा सिर्फ ग्रो करता है और एम फेज है माइटोसिस वो पार्ट है बेटा जिसमें सेल खुद को डिवाइड करता है। तो दो पार्ट्स देखिए आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल गए। जो हम बात कर रहे थे ग्रो करेगा फिर डिवाइड करेगा, ये खुद को ग्रो करने का काम एंड देन डिवाइड करने का काम, ये इसी तरीके से यहाँ पे क्या हो रहा है, अकर हो रहा है। तो सीरीज ऑफ इवेंट है जो सेल करता है, जो उसको लीड करती है डीएनए को डुप्लीकेट करने के लिए और डिवाइड करके दो डॉटर सेल्स बनाने के लिए। दो फेजेस इसमें आएंगी, इंटरफेज एंड एम फेज। इंटरफेज जिसमें सेल को सिर्फ क्या करना है, ग्रो करना है, कोई भी डिवीजन इस पर करनी होगा, जो डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए की बात हुई, ये सारी चीजें यहाँ पे होंगी। एंड देन एम फेज में सेल क्या करेगा, खुद को डिवाइड करेगा और एम फेज इसको हम माइटोसिस भी बोल सकते हैं। एम आई क्लियर? चलिए देखते हैं आगे इन फेजेस में कौन कौन सी स्टेजेस हैं जो हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले आया हमारा इंटरफेज। द टू डॉटर सेल्स प्रोड्यूस फ्रॉम मदर सेल रिलेटिवली स्मॉल एंड अ फुल साइज न्यूक्लियस बट रिलेटिवली लिटिल साइटोप्लाज्म, दीज आर सेड टू बी इन इंटरफेज। अब होगा क्या कि जब एक सेल ने खुद को डिवाइड किया, जो फर्स्ट स्टेप था डिवाइड का, तो जब डिवाइड होके एक सेल आया उससे जो डॉटर सेल्स बनी है बेटा, डॉटर सेल्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है कि इनका जो साइज है वो बहुत स्मॉल है, साथ साथ यहाँ पे साइटोप्लाज्म भी क्या है बेटा, बहुत ही कम है। बेटा फुल साइज न्यूक्लियस, बहुत बड़ा सा न्यूक्लियस है और थोड़ा सा साइड में क्या साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। इस तरीके का कुछ सेल बन के रेडी हुआ है और इन सेल्स को हम क्या कहते हैं कि कौन सी स्टेज में, इंटरफेज वाली स्टेज में है, जिसमें अभी क्या है, स्मॉल साइज न्यूक्लियस है, थोड़ा सा साइटोप्लाज्म है, अभी इनका जो सरफेस एरिया है वो ग्रो नहीं हुआ है, साइज में इतने बड़े नहीं। अगर हमें किसी चीज को डिवाइड करना है, काटना है, तो पहले तो खुद बड़ी होनी चाहिए ना चीज। अगर चीज खुद छोटी सी है और हम उसको डिवाइड करेंगे तो उससे रिजल्ट्स हमको कुछ अच्छे नहीं मिलेंगे, छोटे छोटे से कुछ ब्लॉक्स हमको मिलेंगे। पहले जरूरी ये है कि वो खुद साइज में क्या हो जाए, बड़ा हो जाए। तो ऐसा सेल जो अभी इंक्रीज सेल साइज में है, जिसपे बहुत ज्यादा साइटोप्लाज्म नहीं है, उसको इंटरफेज स्टेज में कहा जाता है। क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, सेल साइकिल कैरेक्टराइज्ड बाय द इंक्रीज सेल साइज एंड डीएनए रेप्लिकेशन इन प्रिपरेशन फॉर सेल डिवीजन। सेल का साइज बढ़ेगा और साथ साथ इसमें डीएनए रेप्लिकेशन होगा, मतलब एक डीएनए से दो डीएनए बनके रेडी होंगे। चलिए देखते हैं काम कैसे होता है। तीन फेजेस में बेसिकली इसको डिवाइड कर लिया गया इंटरफेज को, G1 फेज, S फेज, G2 फेज। कौन कौन सी फेजेस होती है, फर्स्ट ग्रोथ फेज इसको हम बोलते हैं बेटा फर्स्ट ग्रोथ फेज, इसको हम बोलते हैं G1 फेज, S फेज, और इस वाले सेकेंड ग्रोथ फेज को हम बोलते हैं G2 फेज। तीन फेजेस जो है वो इंटरफेज में प्रेजेंट होती है, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। शुरू करते हैं G1 फेज से। सबसे पहले तो पहली फेज है ये, जैसे कोई सेल बन के रेडी हुआ, अभी कोई सेल ने खुद को डिवाइड करके अपने दो डॉटर सेल्स बनाए, तो वो सेल बनते ही सबसे पहला काम क्या करता है कि अपनी बॉडी में आरएनए और प्रोटीन का सिंथेसिस शुरू कर देता है। उसकी बॉडी में आरएनए और ज्यादा बनने लग जाता है, प्रोटीन्स और ज्यादा बनने लग जाते हैं
और साथ साथ क्या होगा, जो मैंने बताया था कि साइटोप्लाज्म कम है, उस साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम भी क्या होने लग जाता है, इंक्रीज होने लग जाता है। मतलब जो न्यूक्लियस है अभी तक वो बड़ा सा था, साइड में थोड़ा सा साइटोप्लाज्म प्रेजेंट था, अब क्या होगा कि साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम उस सेल में बढ़ने लग जाएगा। साइटोप्लाज्म क्या चीजें मैंने प्रीवियस चैप्टर में आपको पढ़ाई है, लिक्विड मैट्रिक्स ऑफ द सेल, लिक्विड मैट्रिक्स ऑफ द सेल। ये अभी तक जब ये बना था तो ये कम था, तो ये और ज्यादा वॉल्यूम में खुद को बढ़ा रहा है, साथ साथ आरएनए और प्रोटीन का फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है। इसके बाद शुरू होगी एस फेज। एस फेज में सिर्फ और सिर्फ एक ही काम होता है, डीएनए का सिंथेसिस होता है और क्रोमोसोम डुप्लीकेट किए जाते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, व्हाई सिंथेसिस फेज इज कॉल्ड सो, कि सिंथेसिस फेज को सिंथेसिस फेज क्यों कह रहे हैं, किस चीज का सिंथेसिस हो रहा है वहां पे, क्या चीज बन के रेडी हो रही, तो आप कहेंगे द आंसर इज डीएनए, कि वहां पे क्या बन के रेडी हो रहा है, डीएनए बन के रेडी हो रहा है। और डीएनए के सिंथेसिस होने की वजह से ही इसका नाम ही क्या रख दिया है, एस फेज या फिर सिंथेसिस फेज रख दिया। कुछ काम नहीं होता, आरएनए प्रोटीन जितना बन चुका था पहले वो उतना ही रहेगा। इस वाले स्टेज में एस फेज में आरएनए प्रोटीन का कोई भी फॉर्मेशन अगर नहीं होता, सिर्फ क्या होता है, डीएनए का सिंथेसिस होता है, डीएनए बनता है और क्रोमोसोम जो पहले से प्रेजेंट है खुद को क्या करता है, डुप्लीकेट करता है। अदर देन दैट दूसरा कोई भी काम यहाँ पे अगर नहीं होता। फिर आता है सेकंड ग्रोथ फेज। सेकंड ग्रोथ फेज पे क्या करना पड़ता है, छोटी सी फेज है ये, बहुत ज्यादा लंबी फेज नहीं है। आरएनए एंड प्रोटीन नेसेसरी फॉर सेल डिवीजन कंटिन्यू टू बी सिंथेसाइज्ड। हो सकता है जीवन फेज में अभी तक सारे जरूरी आरएनए या प्रोटीन्स का फॉर्मेशन ना हुआ, क्योंकि जीवन फेज के बाद तुरंत ही एस फेज शुरू हो गई थी, और जैसे एस फेज शुरू हुई तो आरएनए और प्रोटीन का सिंथेसिस वहां पे कंप्लीटली स्टॉप हो गया, क्योंकि उस टाइम पे वो डीएनए को बना रहा था, वो क्रोमोसोम को डुप्लीकेट कर रहा था। तो आरएनए की जरूरत हमको ज्यादा है, प्रोटीन्स की जरूरत हमको ज्यादा है, क्योंकि वही क्या करते हैं, वही न्यू बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस वजह से जो सिंथेसिस रुक गया था इस फेज की वजह से, तो एक बार फिर से ग्रोथ फेज आती है। छोटी सी फेज होती है, कम टाइम के लिए होती है, बट इसमें होता क्या है कि और भी ज्यादा आरएनए और प्रोटीन जो फर्स्ट फेज में नहीं बन पाए पर जो जरूरी है सेल डिवीजन के लिए, वो इस फेज में बन के रेडी होते हैं। तो तीन फेजेस यहाँ पे होती है, फर्स्ट ग्रोथ फेज, सिंथेसिस फेज एंड सेकेंड ग्रोथ फेज, और वी कैन से G1, S एंड G2। एम आई क्लियर? ये फेजेस से सेल को सेल डिवीजन के ही पहले निकलना पड़ता है। ये इंटरफेज की हम बात कर रहे हैं बेटा, अभी हम माइटोसिस पे नहीं पहुंचे हैं, माइटोसिस की बात हमने अभी नहीं की है। चलिए देखिए डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से इस बात को समझिए आप। सेल साइकिल है तो साइक्लिक फॉर्म में इस बात को हमको समझना पड़ेगा, क्या होता है साइक्लिक फॉर्म में। सबसे पहले हम बात करेंगे जीवन फेज की। जीवन फेज में क्या है, सेलुलर कंटेंट्स इंक्लूडिंग द क्रोमोसोम आर डुप्लीकेटेड। यहाँ पे सबसे पहले आरएनए का फॉर्मेशन होगा, प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होगा, क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट करेंगे, ये सारी चीजें जीवन फेज में हमारे चलेंगी और जीवन फेज में सारा काम होगा। कुछ सेल्स ऐसे होंगे जो अब डिवाइड होने, और कुछ सेल्स ऐसे होंगे जिनको अब आगे डिवाइड ही नहीं होना है। एक ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, हर किसी को डिवीजन के लिए आगे फॉरवर्ड नहीं होना है। तो जिनको डिवाइड होना है वो तो जीवन के बाद जो मैंने आपको एस फेज पढ़ाई वो उसमें आगे चले जाएंगे, बट कुछ सेल्स जो कहेंगे हमको डिवाइड नहीं होना है वो कहाँ चले जाएंगे बेटा, वो चले जाएंगे G0 फेज में। इसको बोलते हैं G0 फेज, 0 एक लिखते हैं, 0 का मतलब नॉट, G0 फेज, G0 फेज में चल जाएंगे, जिसमें कि सेल डिवीजन कंप्लीटली स्टॉप हो जाता है। सेल अपने जिस कंडीशन पे अब वो उसी पे ही रहेगा, वो फर्दरली कुछ भी डिवाइड नहीं कर सकता, क्योंकि आगे उसने अपनी एस फेज कंप्लीट नहीं की, G2 फेज कंप्लीट नहीं की, तो उसका जो लाइफ साइकिल है वो वहीं पे जाके स्टॉप हो जाता है। बट जिनको आगे डिवाइड होना है, जिनको अभी आगे सेल डिवीजन तक जाना है, वो G0 फेज में नहीं जाते, वो कहाँ जाते हैं, जीवन फिनिश किया, जीवन क्या है तो खुद को फॉरवर्ड करते हैं इनटू एस फेज। एस फेज मैंने आपको बताई, एस फेज क्या है, एस फेज वो फेज है जिसमें ज्यादा डीएनए का सिंथेसिस जो है वो अकर होता है, डीएनए बन के रेडी होता है। और सिंथेसिस फेज को या एस फेज को सिंथेसिस फेज इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वहां पे डीएनए का सिंथेसिस जो है वो हो रहा होता है। एस फेज कंप्लीट करते ही जैसे यहाँ भी काम हो गया, फिर से जाएंगे G2 फेज में सेल्स, और G2 फेज में सेल्स में जाके क्या करेंगे, अभी भी कुछ आरएनए और प्रोटीन्स जो फॉर्म नहीं हुए हैं उनका भी फॉर्मेशन ये यहाँ पे करेंगे। तो कौन कौन सी स्टेजेस हुई हमारी,
G1, S एंड G2, और इन तीनों को ही कंबाइनिंगली हम क्या बोलते हैं, इन तीनों को ही कंबाइनिंगली बेटा हम बोलते हैं इंटरफेज। जिनको डिवाइड नहीं होना है वो G1 के बाद कहाँ निकल जाएंगे, G0 फेज में निकल जाएंगे। S और G2 को वो आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे, वहां पे कोई भी सेल डिवीजन आगे अकर नहीं होगा। इसके बाद शुरू होती है हमारी, जब ये स्टेजेस फिनिश हो जाएंगी, G2 स्टेज तक सेल पहुंच जाएगा, कंप्लीटली वो आरएनए बना चुका होगा, प्रोटीन्स बना चुका होगा, क्रोमोसोम को डुप्लीकेट कर चुका होगा, डीएनए को बना चुका होगा। ये सारे काम जब वो कर चुका होगा तब शुरू होगी बेटा एम फेज, या जिसको हम कहते हैं माइटोसिस फेज। कौन सी फेज है बेटा ये, माइटोसिस फेज। और इसमें आगे के जितने भी आपके स्टेप्स हैं जो हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, वो सब इस स्टेज में आके बेटा फिनिश होंगे। वहां पे ही माइटोसिस फेज में बेटा कंप्लीट किए जाएंगे, न्यू सेल्स का फॉर्मेशन इसी पे ही होगा। नाउ कमिंग टू द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस क्लास विच इज फॉर्मेशन ऑफ द न्यू डीएनए। कि न्यू डीएनए का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, क्योंकि हम लोग कह रहे हैं बहुत टाइम से सिंथेसिस की बात कर रहे हैं, एस फेज की बात कर रहे हैं, तो डीएनए किस तरीके से सिंथेसाइज होता है, किस तरीके से डीएनए बनता है, उसकी बात यहाँ पे हो रही है। During the S phase of the interphase, each DNA molecule duplicates in readiness for the equilibrium distribution in the two daughter cells during mitosis. S phase में क्या करता है, डीएनए खुद को एक डीएनए से दो डीएनए बना लेता है, ताकि जब आगे डिवीजन होगा, एक सेल से दो सेल बनेंगे, एक सेल है उसके पास अपना खुद का डीएनए है, अब जब आगे जाके दो सेल्स बनेंगे तो ये डीएनए बेचारा किसके पास जाएगा, लड़ाई हो जाएगी कि इसके पास जाए फिर इसके पास जाए। तो ये पहले ही इस फेज में क्या कर लेता है कि अपने जैसा एक और डीएनए बना के रेडी कर लेता है। अब ये ऐसा कैसे कर पाता है, कैसे ये चीज पॉसिबल है, तो बेसिकली होता क्या है, जो डीएनए का स्ट्रक्चर है, जो डीएनए का स्ट्रक्चर है, जो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा रहता है, ये स्ट्रक्चर खुद को अनवाइंड करता है, खुद को खोलता है। दैट मीन्स नीचे से जो स्ट्रैंड्स हैं, ये जो स्ट्रैंड्स है वो धीरे धीरे करके बेटा ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, और जब ये अलग हो जाते हैं तब कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड्स आते हैं और वो आके इनके साथ कंबाइन हो जाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड्स, और इस तरीके से एक डीएनए से अलग दो डीएनए का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक डीएनए आपका प्रेजेंट है, ठीक, इस डीएनए ने खुद को क्या किया, खुद के स्ट्रैंड्स को अलग किया, एक स्ट्रैंड इसने अपना ये अलग कर दिया, एक स्ट्रैंड इसने अपना ये अलग कर दिया, और इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के स्ट्रैंड्स आके क्या हो गए, कंबाइन हो गए। तो स्टार्टिंग में जो हमारे पास एक डीएनए था, अब उससे आगे दो डीएनए बन के रेडी हो गए। तो ये एक डीएनए से दो डीएनए बनने का जो प्रोसेस है, इसको हम बोलते हैं रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए या फिर डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए। रेप्लिकेशन बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए। क्यों, क्योंकि डीएनए का ही एक रेप्लिका बन के रेडी हो रहा है, या डीएनए का ही एक डुप्लीकेट बन के यहाँ पे रेडी हो रहा है, जिस वजह से इसको रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए या फिर डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए बोला जाता है। होता कैसे है का, तो होने के लिए एक डीएनए जो आपस में वाइंड है, जुड़ा हुआ है, वो एक दूसरे से अलग होते हैं स्ट्रैंड्स, और अलग होने के बाद कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड्स आते हैं जो आके इसके साथ कंबाइन हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, और एक डीएनए से अलग अलग दो डीएनए बना के रेडी कर देते हैं। और ये काम होता कब है बेटा, तो ये काम होता है इन द एस फेज ऑफ द सेल साइकिल, सिंथेसिस फेज ऑफ द सेल साइकिल। क्यों होता है, क्योंकि जब डीएनए ट्रांसफर होगा, एक सेल से दो सेल्स आगे बनेंगे, तो इन दोनों सेल के पास इक्वल अमाउंट ऑफ डीएनए जाना चाहिए। एक ही डीएनए होगा तो दो में से किसके पास जाएगा, वो आगे टू डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, तो आगे दोनों में ही सेम अमाउंट ऑफ डीएनए ट्रांसफर, इसके लिए वो क्या कर लेता है, खुद को पहले से ही डुप्लीकेट कर लेता है। तो क्या देखा बेटा हमने आज क्लास में, हमने सबसे पहले स्टडी किया अबाउट जीन्स। जीन्स क्या है, द यूनिट ऑफ हेरिडिटी, जिसमें स्पेसिफिक सीक्वेंस होते हैं न्यूक्लियोटाइड के। विलियम बेटसन ने टर्म दिया था, और हर एक कैरेक्टरिस्टिक को नेक्स्ट जनरेशन तक ले जाने के लिए एक पर्टिकुलर जीन प्रेजेंट होता है। आफ्टर दैट वी हैड स्टडीड अबाउट डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, कि जो डीएनए है वो हर किसी का एक दूसरे से
अलग हैं। और अगर हमको आइडेंटिफाई करना है किसी मैन को, कभी चोर को आइडेंटिफाई करना है, कभी बच्चों को आइडेंटिफाई करना है, कभी उनके पेरेंट को आइडेंटिफाई करना है, तो हम उनका डीएनए मैच करके, जो कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के प्रोसेस से हम कर सकते हैं, जिसको एलेक्स जेफरी ने इंट्रोड्यूस किया था, हम आइडेंटिफाई करने का काम कर सकते हैं। फिर हमने देखा न्यू सेल्स की जरूरत क्यों है, तो बॉडी में ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, रिप्लेसमेंट के लिए या फिर रिप्रोडक्शन के लिए हमको न्यू सेल्स की जरूरत कंटिन्यूसली होती है। साथ साथ सेल साइकिल क्या है, तो सेल साइकिल बेसिकली सेल जब डिवाइड होके अभी आया है, उसके बाद फिर वो ग्रो करेगा, फिर वो दोबारा से डिवाइड करेगा, और उस पूरे स्टेज को हम सेल साइकिल बोलते हैं, जिसको दो फेजेस में डिवाइड किया गया, इंटरफेज एंड एम फेज। इंटरफेज की अगर हम बात करें तो उसमें G1, S, G2 स्टेजेस होती हैं। G1 जिसमें कि आरएनए प्रोटीन सिंथेसाइज हो रहे हैं, S फेज जिसमें डीएनए खुद को डुप्लीकेट कर रहा है, डीएनए सिंथेसाइज हो रहा है, एंड G2 फेज जिसमें कि फिर से आरएनए एंड प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा होता है। कुछ सेल्स जिनको डिवाइड नहीं होना होता है, वो G1 स्टेज के बाद बेटा कहाँ चले जाते हैं, G0 स्टेज में ही चले जाते हैं, वो आगे फर्दरली डिवाइड होने के लिए आगे नहीं बढ़ते। इसके बाद हमने देखा कि फॉर्मेशन न्यू डीएनए का होता है। क्यों होता है बेटा, ताकि जब सेल डिवाइड हो रहा है, एक सेल से दो सेल बन रहे हैं, तो दोनों सेल को इक्वल अमाउंट ऑफ डीएनए मिले। इसलिए पुराना डीएनए खुद को पहले ही क्या कर लेता है, डुप्लीकेट या रेप्लिकेट कर लेता है, अपने जैसी एक और कॉपी बना लेता है, ताकि दोनों तक इक्वल अमाउंट ऑफ डीएनए ट्रांसफर होने वाला हो सके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।